बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बीइंग अकाउंटेंट प्लेटफॉर्म। ट्रेजर मोहम्मद अली कालरू है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं डिस्कशन के लेक्चर नंबर 3 में वो हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मनी, फंक्शंस ऑफ मनी एंड बार्टर सिस्टम। सो फार वी हैव डिस्कवर्ड, जो चीज़ें अब तक हमने सीखी हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, पर्पस, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, वो लोग जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो इन द डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन हम देते हैं डिसीजन मेकर्स को या फिर यूज़र्स को। ये वो लोग होते हैं जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। इनको यूज़र्स भी कह सकते हैं आप और डिसीजन मेकर्स भी कह सकते हैं, जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और फिर वो आगे डिसीजन मेकिंग करते हैं। अकाउंटिंग की कौन सी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं? अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में, इनकम स्टेटमेंट, कैपिटल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज, ये सारी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट हैं और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इंटरनल यूज़र्स हैं और दूसरे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। इंटरनल यूज़र्स वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के काम कर रहे होते हैं। इन पिक्चर यू कैन सी कि एक पर्सन बैठे हुए हैं, ये जहाँ पे मेरा कर्सर इस वक्त, बॉस हो सकते हैं, ये मैनेजर हो सकते हैं या सीईओ हो सकते हैं कंपनी के, और उसके साथ जो है ना ये सारा स्टाफ बैठा हुआ है जो उनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस को नोट कर रहा है। सो इंटरनल यूज़र्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और काम कर रहे होते हैं और उन काम को परफॉर्म करने के लिए उनको इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंटिंग की, ताकि वो अच्छे से अपने काम परफॉर्म कर सके। और अगर हम एक्सटर्नल यूज़र्स की बात करें तो एक्सटर्नल यूज़र्स वो लोग हैं जो कंपनी से बाहर है और वो कंपनी के साथ कनेक्टेड है किसी भी वे में, चाहे फिर वो कंपनी में पैसे लगा रहे हों या फिर कंपनी को पैसे दे रहे हों। जैसे हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो वो कंपनी में पैसे लगाते हैं, उनके शेयर्स खरीदते हैं। अगर हम लेंडर्स की बात करें तो वो बैंक्स होते हैं जो पैसा दे रहे होते हैं बैंक को। इन सेम में कुछ और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे और भी फैक्टर्स हैं, लोग हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल यूज़र्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के बाहर होते हैं लेकिन कंपनी से कनेक्ट होते हैं। अब इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैं कह रहा हूँ कंपनी के बाहर होते हैं। समटाइम स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि ये वो लोग हैं जो कंपनी के बाहर काम कर रहे हैं। ये लोग काम नहीं कर रहे, ये लोग कंपनी से बाहर हैं और इनको भी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि ये भी डिसीजन मेकिंग कर सके। राइट जी। इंटरनल यूज़र्स की बात करें तो इंटरनल यूज़र्स में सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स, द पर्सन हु मैनेज द वर्क। मैनेजर वो पर्सन है जो चीज़ों को मैनेज करता है। आपने अक्सर सुना होगा डिफरेंट प्लेसेस पे मैनेजर्स वर्क कर रहे होते हैं जो लोगों को, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं और काम अच्छे तरीके से करवा रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर बैंक का आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको मैनेजर्स नज़र आएंगे। वहाँ पे दो मैनेजर्स होते हैं, एक ऑपरेशन मैनेजर होता है और एक ब्रांच मैनेजर होता है। राइट, इन सेम वे अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मैनेजर नज़र आएगा जो उन सारे लोगों को वहाँ पे डील कर रहा होता है, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। मैनेजर का काम ये होता है कि वो रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करे। वो लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हर वक्त गाइड करता रहे, उनको देखता रहे, अगर उनको किसी चीज़ की नीड है तो उनको हेल्प आउट करे और अश्योर करे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, वर्क है, वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैनेजर्स का मतलब है वो लोग जो चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि उनको पता लग सके ये जो हमारी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनका रिजल्ट क्या है। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ब्रांच मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर होता है। ऑपरेशन मैनेजर का मतलब अब यहाँ पे हम ये नहीं लेंगे कि वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ऑपरेशन इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, इन मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी, ऑपरेशन का मतलब है कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है। अगर आप जाएंगे बैंक में, ऑपरेशन मैनेजर जो होता है वो ये देख रहा होता है ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनको सर्विसेज किस तरीके से दी जा रही हैं। और जो ब्रांच मैनेजर होता है उसका सोल काम ये होता है कि ओवरऑल ब्रांच को उसमें देख रहा है और उसका ज़्यादा फोकस होता है पैसों पे कि उसकी बैंक में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सेल्स स्टाफ की तरफ चलते हैं। सेल्स स्टाफ वो लोग होते हैं जो कंपनी के लिए सेल्स कर रहे होते हैं। उनको टारगेट दिए जाते हैं कि आपने कंपनी के इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं और उस टारगेट को मीट अप करने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का।
क्योंकि जो भी कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रही हैं उनके लिए सेल्स स्टाफ बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। अब इनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि इनको पता चल सके कि कितना टारगेट इन्होंने मीट कर लिया है और कितना टारगेट अभी रहता है। अब हम बात करते हैं ऑफिसर्स की। तो ऑफिसर्स वो लोग हैं जो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं और वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सीईओ, सीएफओ, एमडी। अब ये सारे लोग कौन है? ये ऑफिसर्स की कैटेगरी में आने वाले लोग हैं। अगर हम बात करें सीईओ की, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये वो पर्सन है, ये की पोजीशन है जो सारी ऑर्गेनाइजेशन या इस पूरी कंपनी का कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, लॉस हो रहा है, या जो भी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, उनको ये पर्सन देख रहा होता है। अब इसका काम ये नहीं कि ये बैठ के अकाउंटिंग की जो है ना ट्रांजिशन पास करेगा या किसी को कहेगा कि जो है ना आप ये जो है ना अकाउंट्स मेरे साथ चेक करवा लें या ये देखें। नो, ही इज़ अ वेरी की पर्सन, कैन बी शी। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल और फीमेल, जो पूरी कंपनी को चला रहा होता है और हाई क्लास के डिसीजंस कर रहा होता है। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो पर्सन है जो ये एश्योर करता है उसके पास जो पैसे आ रहे हैं कंपनी में वो कहाँ लगाने हैं और उनको किस तरीके से बेटर वे में यूटिलाइज करना है। सीएफओ टोटल रिस्पॉन्सिबल है, अमाउंट कहाँ से लाना है, कहाँ लगाना है और किस तरीके से उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। उसके बाद से हमने बात की एमडी की, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये एक की पोस्ट है जो कंपनी में वर्क कर रहा होता है पर्सन, जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना रहा होता है कंपनी को रन करने के लिए। तो ऑफिसर्स कैटेगरी में सीईओ, सीएफओ, एमडी, ये सारे लोग आते हैं और जो ये वो लोग हैं जो अपर लेवल पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं बजट ऑफिसर्स की। बजट ऑफिसर्स वो लोग हैं जो बजट बनाते हैं। बजट के बारे में आपने सुना होगा। बजट क्या है? फोरकास्टिंग करना, मीन्स आने वाले वक्त में जो चीज़ें हमने करनी है उसके लिए बजट बनाना। बजट अभी कुछ दिन पहले पेश किया गया। सबसे पहले जो है फेडरल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, उन्होंने बजट दिया। उसके बाद फिर जो है ना प्रोविंशियल लेवल पे यहाँ पे बजट दिया गया, हर सूबे ने अपना बजट दिया, पेश किया कि हम कौन से सेक्टर में कौन से जो है ना जगह पे कितने पैसे लगाएंगे और कौन कौन सी नई चीज़ें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इन अ सेम वे कंपनीज में भी बजट बनता है, जहाँ पे बजट ऑफिसर्स होते हैं, ये फाइनेंस के लोग होते हैं जो बजट बना रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर को देख के फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं कि हम इतने पैसे अर्न कर लेंगे और इतने पैसे हम इस जो है ना डिपार्टमेंट या इस प्लेस पे लगाएंगे। सो बजट ऑफिसर्स का काम होता है बजट बनाना। बजट क्या है? आने वाले वक्त के लिए फोरकास्टिंग करना। अब हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर्स की। इंटरनल ऑडिटर, वर्ड है ऑडिटर, निकला है ऑडिट से। ऑडिट का मतलब है टू चेक एंड बैलेंस। अब ऑडिटर वो पर्सन है जो ऑडिट का काम परफॉर्म करता है। क्योंकि इंटरनल ऑडिटर है तो इट मीन्स कि ये कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का बंदा है जिसको हायर किया गया है और उसका काम है ऑडिट करना, चेक करना, वो भी जो भी अकाउंट्स वहाँ पे मैनेज किए जा रहे हैं, जो भी उसके पास फाइनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उनको चेक करें और देखें कि इसमें कोई ऐसी जो है ना चीज़ तो नहीं है जो बाद में हमारे लिए या कंपनी के लिए इशू करे या प्रॉब्लम करे। उनको प्रॉपर देखना होता है कि कोई भी जो है ना उस पर टैक्स कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो या कोई ऑडिट का पैरा उस पर ना आ रहा हो। सो ये जो ऑडिटर्स होते हैं ये हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, सीए होते हैं, एससीसीए होते हैं। अब जब कोई एक बिल बनता है तो अकाउंटेंट उसको वाउचर बना के वो बिल बना के भेजता है फाइनेंस ऑफिसर के पास। फाइनेंस ऑफिसर के बाद फिर वो जाता है इंटरनल ऑडिटर के पास। इंटरनल ऑडिटर जब उसको वेरीफाई कर लेता है, चेक कर लेता है, फिर वो जाता है नेक्स्ट की पोजीशन पे, दैट कुड बी डायरेक्टर और यू मे से सीईओ, फिर वो उसको फाइनल करता है। इंटरनल ऑडिटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के ऑडिट का काम कर रहे हो। कंट्रोलर्स की बात करें तो कंट्रोलर वो लोग होते हैं जो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम कंपनी की बात करें, तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनमें कंट्रोलर्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है आपका, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। हर जगह पे आपको एक कंट्रोलर नज़र आएगा या की पोजीशन नज़र आएगी जो उस डिपार्टमेंट को, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूं तो वहाँ पे एक एडमिशन ऑफिसर या ऐसे कह सकते हैं एडमिशन एग्जामिनेशन कंट्रोलर होता है जिसका काम सिर्फ एडमिशन एग्जामिनेशन को देखना। उसको ये कंसर्न नहीं है कि आज फाइनेंस का क्लास हो रहा है या अकाउंटिंग का क्लास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पे टीचर मौजूद है या नहीं है। उसका काम एग्जाम से रिलेटेड है तो वो सिर्फ उसी जो है ना एक स्पेसिफिक फंक्शन को देख रहा है। सो इन सेम वे कंट्रोलर भी जो होता है
किसी भी जगह पे, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। या हम यूँ कहें कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे एचओडीज होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। आईटी का अलग है, बिजनेस का अलग है, इंग्लिश का अलग है, स्टैटिक्स का अलग है। ये सारे जो है अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। अब कंट्रोलर भी अपने स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। सो दीज आर अबाउट द इंटरनल यूजर्स, कि जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। मैनेजर, सेल्स स्टाफ, ऑफिसर्स, बजट ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर्स एंड कंट्रोलर्स। और इन सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो अपने फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वो लोग हैं जो कंपनी से बाहर हैं, लेकिन इनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि ये अच्छा डिसीजन कर सकें। अब लेंडर्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लेंडर्स। लेंडर्स का मतलब है बैंक। बैंक कंपनी को लोन दे रहे होते हैं। समटाइम कंपनी अगर लोन लेना चाहे तो बैंक के पास जा सकती है, और बैंक को जब उसको लोन दे रही होती है कंपनी को, वो ये देखती हैं कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। ये जो कंपनी हमारे पास लोन लेने के लिए आ रही है, या जो जिस कंपनी को हम लोन देने जा रहे हैं, आया ये हमारे लोन वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब वो उनसे पूछेंगे नहीं तो कि भाई आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, और आप किस तरीके से जो है ना अपनी कंपनी को चला रहे हैं, और हम आपको लोन किस तरीके से जो है ना प्रोसेस करवा सकते हैं। कंपनी सिंपली क्या करती है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स देखती हैं, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी। इनकम स्टेटमेंट हो सकती है, बैलेंस शीट हो सकती है, कैश फ्लोज हो सकते हैं, जो बता रहे होते हैं कि इन कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी ने कितना अर्न किया है या कितना लॉस किया है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि एक कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं खुद के, उसके ऊपर कितना कर्जा है, और ओनर सिक्योरिटी क्या है उसकी। जब ये स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनी जो है इसकी वर्थ क्या है, और ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर एक कंपनी ऑलरेडी बहुत लॉस में जा रही है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, सो इससे क्या साबित होता है, ये साबित होता है कि हो सकता है ये पैसे वापस ना कर पाए। सो बैंक लेंडर्स मींस बैंक, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं और उसके बाद फिर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि इस कंपनी का हमें लोन प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। शेयर्स के बारे में आपने सुना होगा। शेयर क्या होता है? शेयर पीस ऑफ पेपर है या सर्टिफिकेट है। शेयर्स एक मार्केटेबल सिक्योरिटी आप ऐसे कह सकते हैं, और वो ट्रेड हो रहे होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। यहाँ पे पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में है। इससे पहले 3 स्टॉक एक्सचेंज थी, लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद। उन तीनों को मिला के एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाई गई है। और अबाउट 10 to 15 डेज जो है ना पहले बहुत ज़्यादा वहाँ पे शेयर्स ट्रेड किए गए थे, जो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वहाँ पे ब्रेक हो गए थे। तो एक पर्सन शेयर क्यों परचेज करता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स और एक्सटर्नल यूज़र है। अब शेयर होल्डर को कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी की, और वो शेयर क्यों खरीदता है? शेयर होल्डर को बेसिकली इन्फॉर्मेशन तो इस वजह से चाहिए ताकि उसको पता लगे कि कौन सी कंपनी है और उसकी रेटिंग क्या है, या इसका शेयर किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, उसकी क्या वर्थ है। अब एक पर्सन अगर शेयर खरीद रहा है तो उसके शेयर खरीदने का फ़ायदा क्या होगा? 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है, अगर आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो जब कंपनी का 1 साल पूरा होगा और उसको अगर फ़ायदा हुआ है तो वो आपको उसमें से हिस्सा देंगे, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफ़िट कह लें आप, उसको डिविडेंड कहा जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है शेयर होल्डर्स को, अगर उन्होंने शेयर खरीदे हैं कम पैसों में और उस शेयर की प्राइस राइज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर वो उस शेयर को सेल कर देगा मार्केट में उसी जगह पे जहाँ से उसने परचेज़ किया है, तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, उसको जो अमाउंट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने 10 शेयर खरीदे हैं, एक शेयर की कीमत है ₹500। अगर हम 10 शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएँगे ₹5000। किसी भी कंपनी XYZ की कोई भी कंपनी आप कह सकते हैं। ₹500 का एक शेयर, 10 शेयर खरीदे हैं तो वैल्यू हो गई ₹5000। और 1 महीने के बाद यूँ होता है कि उस कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी प्राइस डबल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो शेयर परचेज़ किया था 500 का, अब उसकी वर्थ हो गई ₹1000 1 महीने के अंदर-अंदर, 1 महीने के बाद। तो अगर अब मैं ये शेयर मार्केट में दोबारा सेल करने जाऊँ, मैंने पहले ये शेयर खरीदे ₹5000 के, अब इनकी वैल्यू है ₹10,000। तो देखिए कितना फ़ायदा हो गया, ₹5000 का यहाँ पे राइज़ आ गया वैल्यू में। सो ये 2 रीज़न से लोग शेयर खरीद करते हैं। एक उनको डिविडेंड मिलता है और दूसरा उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो उसको दोबारा सेकेंडरी मार्केट में सेल कर देंगे, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो मैंने आपको बताई।
फर्स्ट टाइम जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कही जाता है, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है उसको, और वो बैंक के थ्रू होते हैं। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। शेयर होल्डर्स वो लोग जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट स्टेट की मालिक आप कह सकते हैं या रियासत कह सकते हैं। गवर्नमेंट अश्योर कर रही होती है कि जो भी उसके कंट्री के अंदर या उसके जो है ना स्टेट में काम हो रहा है, जो भी कंपनीज काम कर रही हैं वो लीगल वे में काम कर रही हो, और जो भी वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं लोगों को वो सही होनी चाहिए। अब सही होने से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल उसमें कोई भी इशू ना हो या उससे कोई भी आम पब्लिक को हार्म ना हो। आप देखते हैं अक्सर जो है ना बेकरीज को बंद कर दिया जाता है या कंपनीज को शट डाउन करवा दिया जाता है। डिफरेंट एजेंसीज होती है गवर्नमेंट की जो चेकआउट कर रही होती हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं ये मुज़र सेहत तो नहीं है, या ये जो लोग खरीदेंगे उनके लिए सही है या नहीं है। अब गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें क्यों कर रही होती है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्टेट की मालिक है और वो टैक्स ले रही होती है कंपनीज से। कंपनीज का जो है एक हिस्सा टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट के पास जा रहा होता है। कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं पहले गवर्नमेंट से, और उसके बाद फिर वो अपना फंक्शन स्टार्ट करती हैं। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर सकते। कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं 1984 एक्ट के थ्रू, और उसको जो गवर्नमेंट या स्टेट की जो एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं एजेंसी कह लें या आप उसको कंपनी कह लें, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कंपनीज को रजिस्टर्ड करती है 1984 एक्ट के थ्रू। सो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए कंपनी की, और किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही होती है। अब हम बात करते हैं कस्टमर और कंज्यूमर की। ये दो पॉइंट आपस में मिलते जुलते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कस्टमर और कंज्यूमर एक ही बात है। नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। कस्टमर वो पर्सन जो चीज़ खरीद करता है, और कस्टमर वो पर्सन जो उसको फाइनली कंज्यूम करता है। कस्टमर वो पर्सन है जो चीज़ खरीद करता है, कंज्यूमर वो पर्सन है जो चीज़ फाइनली कंज्यूम करता है। अगर मैं कहूँ मेरे हाथ में ये पेन है, मैंने ही खरीदा और मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कस्टमर हुआ और मैं ही कंज्यूमर हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ में इस वक्त एक वॉच है, ये मेरे भाई ने खरीदी और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो जो कस्टमर हुआ मेरा भाई हुआ क्योंकि उसने वॉच खरीदी, और इसको यूज़ मैं कर रहा हूँ इस घड़ी को, तो मैं कंज्यूमर हुआ, मैं इसका फाइनल यूज़र हुआ। तो कंज्यूमर कहते हैं फाइनल यूज़र्स को। कस्टमर कैन बी कंज्यूमर, एक कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है। अब ये भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो कंपनी की इंफॉर्मेशन को देख रहे होते हैं। अब इस सेंस में देख रहे होते हैं, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जाके उन्होंने नहीं देखना है। अब उन्होंने ये देखना है कि जो कंपनी है जो काम कर रही है, इसकी जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो उसकी वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है, वो सही है या नहीं है, जो उसके जनरल इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है। ओके जी, लास्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स में एक्सटर्नल ऑडिटर। अब पहले हम इंटरनल ऑडिटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स की। समटाइम स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर अगर इंटरनल ऑडिटर्स मौजूद है तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स का क्या काम वहाँ पे, और वो क्या करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स सेम काम करते हैं जो इंटरनल ऑडिटर्स काम करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर मींस वो लोग जो बाहर से आते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हर जो है ना साल क्लोजिंग हो रही है बैंक्स की, वहाँ पे जो है ना एक्सटर्नल ऑडिट की टीम आती है और उनकी ऑडिट परफॉर्म करती है। अब कंपनीज हर साल अपनी ऑडिट करवाते हैं डिफरेंट फर्म से। डिफरेंट फर्म जो रजिस्टर्ड फर्म होती हैं ऑडिट की, वो आके अपनी सर्विसेज ऑफर करती है और उस सर्विसेज का चार्ज करती है कंपनी से। अब कंपनी जब एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट करवाती है तो फिर वो रिपोर्ट्स पब्लिक करती है। आप गूगल में जाके किसी भी कंपनी का नाम लिख के उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लिखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी आ जाएंगी, और वो किसी एक्सटर्नल ऑडिट फर्म से ऑडिट की गई होंगी। अब सवाल ये है कि जब इंटरनल ऑडिटर मौजूद है तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर क्यों? देखें, अगर इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट पब्लिक की जाए तो दैट कुड बी पॉसिबिलिटी कि लोगों का ट्रस्ट कम हो कंपनी पे। वो कहते हैं कि इनके अपने ही ऑडिटर्स हैं तो इनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बता रहे हैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी की बात आती है, कोई बाहर का पर्सन या बाहर की कंपनी आके ऑडिट करती है, तो वो जो भी रिपोर्ट्स देगी वो क्या होंगी, ऑब्जेक्टिव होंगी, उसमें कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। और ये जो ऑडिटर्स होते हैं ये रिपोर्ट्स देते हैं, इनकी भी फिर बाद में ऑडिट होती है, राइट। सो ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। लेंडर्स मींस बैंक, शेयर होल्डर्स मींस वो लोग जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। गवर्नमेंट जो चेक एंड बैलेंस कर रही होती है, टैक्स कलेक्ट कर रही होती है। कस्टमर एंड कंज्यूमर, कस्टमर्स वो लोग जो चीज़ें खरीदते हैं, कंज्यूमर वो जो फाइनली यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स जिनको मंगवाया जाता है बाहर से, वो फॉर्म्स जो आगे ऑडिट का काम परफॉर्म करती हैं। अब
ये इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि इंटरनल ऑडिटर्स कौन सी इन्फॉर्मेशन, सॉरी इंटरनल यूजर्स कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स जो है वो कौन सी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। इंटरनल यूजर्स जो हैं वो मैनेजरियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इंटरनल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे होते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। जी, हमारा टॉपिक है यहाँ पे मनी। अब पैसों की बात करें तो पैसे क्या है? मनी इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा एक ऐसी वैल्यू है जो हर जगह पे एक्सेप्ट की जाती है पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, तो आपने वहाँ पे क्या पे करना है? पैसे ही पे कर रहे हैं, राइट। बगैर पैसों को आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं कि पैसों के काम क्या है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी? फंक्शंस मींस काम। पैसों के क्या काम है? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप वहाँ पे पैसे देते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाती है। मनी इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। पैसा आपको चीज़ों की वैल्यू के बारे में बताता है। अगर मैं कहूँ मेरे पास जो पेन है वो 10 रुपये का है, अब मैं क्या बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी प्राइस कितनी है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है, इसकी कीमत 50,000 है, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ? आपको इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। अब वैल्यू हम जब भी बताएंगे तो पैसों में बताएंगे, ना कि चीज़ों में। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे सामने जो लैपटॉप रखा हुआ है इसकी कीमत 10 गंदम की बोरियाँ हैं। नो, आई हैव टू से इन द टर्म्स ऑफ मनी। मनी वैल्यू बताता है आपको चीज़ों की, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है। जो भी चीज़ आप देखेंगे, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो आप उनको पैसों में बता रहे होते हैं। अगर आपके ऊपर एक फ़ैन चल रहा है तो उसकी आप वैल्यू बताएंगे कितने का है भाई? ये 3,000 रुपये का है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे सामने एक सेवर लगा हुआ है, उस सेवर की कीमत कितनी है? 100 रुपीज़ है। अब मैं क्या बता रहा हूँ? वैल्यू बता रहा हूँ और पैसों में बता रहा हूँ। तो पैसों का एक फंक्शन ये है कि ये मेजरमेंट करती है, वैल्यू बताती है चीज़ों की। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब है कि कर्ज़े अदा करना। हम जो भी चीज़ उधार पे लेके आते हैं तो उसके लिए हम पैसे अदा करते हैं और फिर वो हमारा कर्ज़ा ख़त्म हो जाता है। अब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम चीज़ें लेके आए, उससे कहें कि मैं आपको दूसरी चीज़ें दे दूँगा और हमारी जो है ना ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हम चीज़ लेके आते हैं, अगर हम उधार पे लेके आएँ तो बाद में हम उसको पैसे पे कर देंगे, राइट। तो ये फंक्शंस हैं मनी के। आगे चलते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ पेमेंट। अब जब पैसा नहीं था तो फिर लोग क्या करते थे? हाउ डिड पीपल पे फॉर गुड्स बिफोर वी हैड मनी एज वी नोन इट टुडे? ए सिस्टम नोन इज बार्टरिंग सिस्टम। जब पैसा नहीं था दुनिया में तो लोग चीज़ों के बदले चीज़ें देते थे, और इस सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ए ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब यहाँ पे एक पर्सन जो सेब दे रहा है और दूसरा गंदम दे रहा है, दैट कुड बी है ना एग्जाम्पल कि आप चीज़ों के बदले चीज़ें। क्या मतलब? ये इसका मतलब है कि चीज़ों के बदले जब चीज़ें दी जाती हैं जहाँ पे पैसे का यूज़ ना हो तो हम उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। टुडे बार्टरिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट एक्सेप्ट परहैप्स बिटवीन फ्रेंड्स। अगर आज के दौर में हम देखें तो कहीं पे भी बार्टर सिस्टम नहीं हो रहा होता। हाँ, दोस्तों में हो रहा होता है समटाइम। अगर हम कहें किसी दोस्त को कि आप ये शर्ट मुझे दे दें और मैं आपको दूसरी शर्ट दे दूंगा, अब यहाँ पे एक्सचेंज हो गई, शर्ट के बदले शर्ट आ गई। या मैं कहता हूँ अपने दोस्त को कि ये जो आपके पास वॉच है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप मुझे दे दें और मैं अपनी वॉच आपको दे देता हूँ। सो दैट कुड बी एन अ केस। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। हमने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से स्टार्ट किया इसको, मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम, हमने इनको डिस्कस किया। और दैट इज़ द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।